हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। इसमें बेसिकली हम देखेंगे कि भाई कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। देखिए, अब जैसे मान लो ये आपका पर्सन है, इसमें से 3 सिचुएशंस निकल सकती है। पहली सिचुएशन ये कि भाई उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, उसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, रजिस्ट्रेशन उसको लेना ही नहीं है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि उसको कंपल्सरीली लेना पड़ सकता है। ठीक है। तीसरी बात यह है कि भाई उसको एक बेस्ड ऑन थ्रेशहोल्ड लिमिट उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों के अराउंड हम चीज़ें देखेंगे, साथ ही कुछ प्रोसीजरल चीज़ें देखने वाले हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे मिलेगा, कैंसिलेशन कब होगा, कैंसिल हो गया तो उसको रिवोक कैसे करवाया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को देखेंगे। बट मेजरली आपका चैप्टर इन 3 चीज़ों के अंदर डिवाइडेड है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहीं से बनकर आ सकता है आपके लिए। तो क्या क्या चीज़ें देखेंगे हम? सबसे पहली बात तो कि रजिस्ट्रेशन कब कब लेना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है। कब कब कंपल्सरीली लेना पड़ेगा और कब कब थ्रेशहोल्ड लिमिट है, जो लिमिट एक्सीड होगी तो ही लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। ये 3 चीजें हम यहां पर देखने वाले हैं बेसिक ब्रॉडली। ठीक है। तो भाई सबसे पहली बात तो रजिस्ट्रेशन आपको कब नहीं लेना है। तो यहां पर हमारे पास मेनली 3 ऐसे केसेस बनते हैं। सबसे पहली बात तो कि जो आप सप्लाई कर रहे हो इट इज नॉट लायबल टू जीएसटी, लायबल टू जीएसटी नहीं है। ठीक है, पहली बात तो। दूसरा, आप जो सप्लाई कर रहे हो वो एग्जेम्प्ट है। और तीसरा, आप जो सप्लाई कर रहे हो वो आरसीएम में रेसिपिएंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर जीएसटी पे करना। तो यहां पर ये 3 केसेस ऐसे बन गए हमारे पास कि भाई जीएसटी की लायबिलिटी ही नहीं बनती उसके ऊपर, वो एग्जेम्प्ट है या आरसीएम में रेसिपिएंट को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। और साथ में एक जो मेजर पॉइंट है इन सब के ऊपर जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि भाई होली एंड एक्सक्लूसिवली आप यही चीज कर रहे हो कि होली एंड एक्सक्लूसिवली आपका यही काम है। ऐसा नहीं है कि साथ में कुछ और प्रोवाइड करा रहे हो। ठीक है, कि भाई नॉन टैक्सेबल के साथ साथ आप टैक्सेबल प्रोवाइड करा रहे हो, एग्जेम्प्ट के साथ साथ टैक्सेबल प्रोवाइड करा रहे हो, आरसीएम के साथ साथ आपका नॉर्मल चार्ज भी लगता है। तो भाई ऐसे केसेस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। बट जहां एक्सक्लूसिवली सिर्फ यही 3 चीजें हैं या फिर इनमें से कोई भी एक चीज है तो भाई उस केस के अंदर आपको जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी से आप बाहर हो, आपको कोई तंग नहीं करेगा। ठीक है, आई बात समझ में। दूसरी चीज आती है सेक्शन नंबर 24 जो कि बात करता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के बारे में। सेक्शन नंबर 24, इसमें एक लिस्ट दी गई है। उस लिस्ट में जो जो चीजें आती हैं उन लोगों को कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है थ्रेशहोल्ड लिमिट कि भाई कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन देखो उनको लेना है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी लिमिट। टर्नओवर चाहे तुम्हारी 2 रुपए हो, आपको बोल दिया कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है तो लेना है, बात खत्म। अब इनके अलावा जो लोग बचते हैं उनको रजिस्ट्रेशन लेना है जब वो एक पर्टिकुलर टर्नओवर की लिमिट को एक्सीड कर देंगे। जैसे ही उनकी वो लिमिट एक्सीड हो जाएगी उनकी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो वो लिमिट्स क्या है? तो भाई बहुत ही सिंपल है। ठीक है, यहां पर ये देखो, बस ये एक छोटी सी टेबल आपको याद करनी है और इसके बेसिस पे सारा का सारा आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर गुड्स की बात हो रही है, यहां पर सर्विसेज की बात हो रही है। ठीक है, यहां पर स्टेट वाइज डिवाइड भी किया गया है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल सर्कमस्टांस को देखते हैं। नॉर्मली देखो क्या है कि भाई आप बाकी सब स्टेट्स में हो। ठीक है, तो आपकी गुड्स के केस में 40 लाख की टर्नओवर लिमिट है कि 40 लाख तक जब आपकी टर्नओवर एक्सीड नहीं करती तब तक आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। नॉर्मली हर स्टेट की बात कर रहा हूं, उसके बाद एक्सेप्शंस में जाएंगे हम। ठीक है, दूसरी बात आती है हमारे पास कि भाई अगर सर्विसेज की बात करूं तो 20 लाख की बात हो रही है। देखो, गुड्स के केस के अंदर सर्विसेज में एक तरह से छोटी इनकम को भी बड़ा बिजनेस माना जाता है क्योंकि उसमें आपका खर्चा थोड़ा सा कम लगता है। मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही इतनी हाई होती है कि मार्जिन कम बचता है। तो यहां पर इस तरीके से आप याद रखना कि जो सर्विसेज की बात हो रही है जहां पर, वहां पर लिमिट जो है टर्नओवर की, एग्रीगेट टर्नओवर की जो लिमिट है वो 20 लाख ही है। और जहां पर गुड्स की बात हो रही है वो 40 लाख रुपए की है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम अदर स्टेट्स के अंदर। तो भाई अदर स्टेट्स हमारे पास क्या आते हैं? पौंडीचेरी, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना और सिक्किम। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं, याद करना पड़ेगा। और डेफिनेटली आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, एक एक स्टेट का नाम आपको याद होना चाहिए। एक तरह से लिस्ट है, तो भाई आप उस चीज़ को याद रखोगे तो आपको आगे फायदा रहेगा। एग्जाम के अंदर एक स्टेट दिखा होगा आपको सामने, तो मान लो आ गया पौंडीचेरी का क्वेश्चन आ गया और उन्होंने बोला कि एक गुड्स का सप्लायर है पौंडीचेरी में और उसकी टर्नओवर जो है वो 25 लाख रुपए है, तो क्या उसको रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है या नहीं है? अगर आपको स्टेट का नाम याद रहेगा
तो आपको पता होगा कि भाई 20 लाख क्रॉस होते ही पौंडीचेरी के बंदे की रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट आ जाएगी। लेकिन अगर आपको स्टेट का नाम याद नहीं होगा तो आप उसको ऑल अदर स्टेट में हो सकता है ले लो और 40 लाख आपको याद रहे और उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे। तो यहां पर स्टेट्स को याद रखना है और सर्विसेज का यहां पर सेम है। फिर आते हैं उसके बाद और स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स, तो भाई मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ठीक है, तो यहां पर आपकी लिमिट है 10 लाख रुपए और 10 लाख रुपए। तो भाई ये थ्रेशोल्ड लिमिट है, तो ये अगर आप एक्सीड कर देते हो, ये थ्रेशोल्ड लिमिट अगर एक्सीड हो जाती है तो आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट आती है, तब तक नहीं आती है। तो ये आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, इसको आपको क्राइम करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। ओके, उसके बाद आता है हमारा कुछ इसके एडिशनल पॉइंट्स हैं कि जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो स्टेट स्पेसिफिक है एंड पैन बेस्ड है। ठीक है, एक पैन के बेसिस पे एक पैन के बेसिस पे आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है। अ सप्लायर मस्ट रजिस्टर इन एवरी स्टेट यूटी फ्रॉम वेयर टैक्सेबल सप्लाईज आर मेड। तो भाई अगर आपकी एक बार रिक्वायरमेंट बन गई किसी भी रीजन की वजह से, आपका मान लो इस स्टेट में रिक्वायरमेंट फुल हो गई है, ठीक है, यानी कि मान लो बाकी स्टेट्स में आपकी 40 लाख के अंडर टर्नओवर है बट पौंडीचेरी में आपकी टर्नओवर 20 लाख एक्सीड कर गई, ठीक है, तो आपकी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट हर जगह जहां से भी आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो वहां पर आपकी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट इमीडिएटली बन चुकी है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन अ स्टेट ड्यूटी वेयर ओनली एग्जेम्प्ट और नॉन टैक्सेबल सप्लाईज आर मेड। वो देखो पहले ही बाहर थे, हमने जो यहां पर बात करी थी कि भाई इन केसेस में तो पहले ही बाहर हो, तो इवन दो बाकी स्टेट्स में फॉर अदर रीजंस आपका रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट बन गई है, बट जहां जहां से नॉन लाइबल और एग्जेम्प्ट सप्लाई हो रही है वहां जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन लेने की, लेकिन जहां जहां पर टैक्सेबल सप्लाई हो रही है वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इस पॉइंट में हमें यह बताया गया था और इस पॉइंट में बताया गया है कि एग्जेम्प्ट के और उनके केस में नहीं लेना पड़ेगा। उसके बाद आता है कि रजिस्ट्रेशन टू बी ऑब्टेन्ड ओनली फॉर द प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम वेयर टैक्सेबल सप्लाई टेक्स प्लेस। अगेन वही बात को रिपीट कर दिया गया, तो यहां पर इन 3 पॉइंट्स में ये कॉन्सेप्ट होता है क्लैरिफाई। ठीक है, in case of transfer of business, the transferee, person to whom the business is transferred is liable to take GST registration if the transfer is due to succession, inheritance, sale, merger, demerger, amalgamation, lease or any other arrangement। मतलब इन सारे तरीकों से अगर आपका बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है तो उस बिजनेस ट्रांसफर के होने की वजह से भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा नया वाला, और उसके लिए आपको 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर अप्लाई करना होगा। ओके, अब यहां पर कुछ एक्सेप्शंस हैं इन थ्रेशहोल्ड लिमिट्स की। पहली बात तो ये कि सेक्शन 24 देखो, जैसा कि हमने यहां पर बात की थी कि सेक्शन 24 के केस में हम लिमिट को देखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो पहली एक्सेप्शन तो यही हो गई इसकी कि भाई सेक्शन 24 ये बोलता है कि इस लिमिट को हमें चेक ही नहीं करना। दूसरी बात आती है कि भाई पर्सन एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ इन लिस्ट ऑफ चीजों की। ठीक है, तो इस केस के अंदर 40 लाख वाली थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, 20 लाख वाली एप्लीकेबल होगी ओनली। ठीक है, तो ये जो 40 लाख वाला बेनिफिट है ये बाकी ये जो लोग हैं नीचे वाले जिनके बारे में अभी मैं बात करने वाला हूं उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट उसके अलावा बाकी सबका बेनिफिट मिल जाएगा। किस केस में? आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकाओ, पान मसाला, tobacco and manufactured tobacco substitutes, fly ash bricks, fly ash aggregates, fly ash blocks, bricks of fossil meals or similar siliceous earths, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दन और रूफिंग टाइल्स। तो ये सारी जो चीजें हैं इनको एक बार अच्छे से 2-4 बार पढ़ लेना। बेसिकली आपको लिखने के लिए नहीं पूछेगा कोई भी ये, लेकिन आपको ये चीज दी हो सकती है तो आपको लिमिट बतानी पड़ सकती है। तो याद रखना इंडिया में, बाकी के इंडिया में कहीं पे भी हो, अगर मान लो हरियाणा से भी ये चीज सेल कर रहा है तो नॉर्मली हरियाणा की लिमिट 40 लाख है, बट इन केसेस में, इन प्रोडक्ट्स के केसेस में वो लिमिट भी घट के 20 लाख ही होकर रह जाएगी। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। या फिर कोई देखो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहा है तो वहां पर भी थ्रेशोल्ड मैटर नहीं करती है कि भाई आपका मन है रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो तो ले लो यार, हम मना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट उस चीज में बिल्कुल भी मना नहीं करेगी। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन क्या कहता है कि भाई एनी पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स मस्ट रजिस्टर अंडर जीएसटी रिगार्डलेस ऑफ टर्नओवर। ठीक है, कितनी भी टर्नओवर है तो इंटर स्टेट है। इसकी एक्सेप्शन क्या है कि यहां पर गुड्स की बात हो रही है, अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो वहां पर हम लिमिट चेक करेंगे इंटर स्टेट होने के बाद भी। ठीक है, क्योंकि देखो सर्विसेज के केस के अंदर क्या होता है कि मान लो कोई दिल्ली का बंदा है हरियाणा वाले के पास जाता है ऑनलाइन कोई सर्विसेज लेने के लिए, ठीक है, तो उस चीज को इंटर स्टेट के बेसिस पे ट्रैक करना इज नॉट इजी। गुड्स की मूवमेंट आप ट्रैक कर सकते हो, इस तरीके से याद रखना है। तो भाई
उस केस के अंदर हम टर्नओवर का आपको अलाउ कर देंगे कि यार ठीक है, टर्नओवर देख के रजिस्ट्रेशन करा लेना। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में इंटरस्टेट में सर्विस वाले नहीं आएंगे, गुड्स वाले आएंगे। गुड्स वालों में साथ के साथ हैंडीक्राफ्ट गुड्स भी आता है, उनको भी लिमिट देखने को मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में नहीं आएंगे। फिर बात करते हैं हम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बेसिकली क्या होता है कि जो ट्रैवल करते रहते हैं लोग, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर जगह पे जाते हैं, वहाँ पर अपना टेम्परेरी स्ट्रक्चर लगाते हैं और सामान बेच के अपना कहीं और चले जाते हैं। तो अगर ऐसे लोग हैं तो भाई उनको भी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, क्योंकि यार देखो वो तो सब वहाँ बेचेगा, इनकम कमाएगा और चला जाएगा। हो सकता है वो उस 10 दिन के अंदर ही 50 लाख का काम करके चला जाए, ठीक है। तो वहाँ पर उनको बोलते हैं कि भाई पहले रजिस्ट्रेशन लो और उसके बाद अपना काम करो, तो उनके ऊपर ये भी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। बट वहां पर भी अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स है तो भाई उस केस में भी आपको वो चीज अलाउड है, आपको लिमिट, थ्रेशहोल्ड लिमिट आपको देखने को मिल जाएगी वहां पर भी, ठीक है। तो हैंडीक्राफ्ट का जो है दोनों केसेस के अंदर आपके पास आ गया, ठीक है। दोनों केसेस में अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स है तो लिमिट देख लेंगे। ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आजाद कर दिया कि भाई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं है, तो लिमिट देख लेंगे, कंपलसरी में नहीं आए हो आप, ठीक है। फिर आता है हमारे पास कि कोई ऐसा पर्सन जिसको आरसीएम के अंदर टैक्स पे करना है, टैक्स पे करना है, सप्लाई नहीं कर रहा है वो। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, हमने यहां पर एक्सेप्शन के अंदर ही पढ़ा था कि अगर कोई बंदा आरसीएम में सप्लाई कर रहा है जिसमें रिसिपिएंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यहां पर हम इस रिसिपिएंट की बात कर रहे हैं जिसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। इस बंदे को ये एक्सेप्शन में कवर्ड है जो सप्लाई कर रहा था। तो एक्सेप्शन अगर आप पढ़ोगे कि भाई द पर्सन एंगेज exclusively in making outward supplies where tax is paid by the recipient under RCM are exempt from registration, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास NRTP, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस, उनको भी रजिस्ट्रेशन पहले लेके उसके बाद काम करना है, ठीक है। जिनको टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट है अंडर सेक्शन 51, वो एजेंट्स हैं अगर जो कि टैक्सेबल ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन मस्ट रजिस्टर इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, ठीक है। एजेंट को रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिसको टीसीएस कलेक्ट करना है अंडर सेक्शन 95, तो उस केस के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। पर्सन सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस। लेकिन आपने जब ये चैप्टर पढ़ा था, ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था, उसके अंदर हमने ये चीज देखी थी कि कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर जिन जिन केसेस के अंदर आपको थ्रेशहोल्ड लिमिट होगी तो ही रजिस्ट्रेशन लेना है। तो उन एक्सेप्शंस को छोड़ के बाकी सबको, अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इनको भी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लो एक कंपनी का एक हेड ऑफिस है जहां पर काफी सारे कॉमन सर्विसेज ली और प्रोवाइड की जाती है फॉर द कंपनी, ठीक है। तो वहां पर होता क्या है कि वो जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है उस ब्रांच को इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कह दिया जाता है कि जो आईटीसी बना, जितनी भी इनपुट सर्विस का आईटीसी बना, वो जो जिस जिस डिपार्टमेंट का बनता है उनको एलोकेट करता है वो। तो एक तरह से उसने बहुत सारा आईटीसी इकट्ठा कर लिया अपने पास सर्विसेज लेके, जो सर्विसेज बिलोंग करती थी अलग अलग डिपार्टमेंट्स को। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग डिपार्टमेंट्स को वो इनपुट उसका रेशियो में डिवाइड करता है कि भाई चलो तुम यूटिलाइज करना, क्योंकि उस डिपार्टमेंट की कोई आउटपुट सप्लाई नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक आईएसडी है, ठीक है, ये बाकी सारे डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट फंक्शन प्रोवाइड करता है, ए, बी और सी को। इसकी अपनी कोई सेल नहीं है, तो भाई ये अपना जो आईटीसी है वो किस आउटपुट के अगेंस्ट यूटिलाइज करेगा, वो वेस्ट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि ठीक है, एक काम करो, जहां से आपकी सेल है वहां पर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो उस सेल की रेशियो में, ताकि ये जो आईटीसी है ये यहां पर यूटिलाइज हो सके। तो अगर ऐसा कोई इंसान है तो बेसिकली ये कोई सप्लाई नहीं कर रहा, इसके कोई टर्नओवर ही नहीं है, ठीक है, लेकिन क्योंकि इसको अपने बाकी डिपार्टमेंट्स को चीजें बांटनी है तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर ऑब्वियसली। कोई ऐसा इंसान जो ओएडार की सर्विसेज कौन सी होती है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज, तो ऐसी सर्विसेज अगर कोई प्रोवाइड करा रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज, रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। या फिर गवर्नमेंट और भी लोगों को स्पेसिफाई कर सकती है जिनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नीचे मैंने पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको ये सारे, जिसमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है, जो कि सेक्शन नंबर 23 बात करता है। यहां पर ये पॉइंट हो गया। तो भाई देखो, अभी तक हमने सारी चीजें कवर कर ली। एक चीज और ध्यान रखनी है, सबसे मेन बात जो हमने देखनी है वो ये है कि जो थ्रेशहोल्ड लिमिट थी
आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, तो ये जो लिमिट, ये जो चीज़ें हैं, ये क्या क्या है? ये 40 लाख की अमाउंट, ये 20 लाख की अमाउंट, ये 10 लाख, ये सब क्या है? दिस इज गाइज एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर। और इस एग्रीगेट टर्नओवर को हम निकालेंगे कैसे? इस एग्रीगेट टर्नओवर को निकालेंगे कैसे, वो हमें ये चीज बताने वाली है। तो एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर क्या क्या आएगा? सारी की सारी टैक्सेबल सप्लाईज आएगी, सारी की सारी एग्जेम्प्ट सप्लाईज आएगी, सारे एक्सपोर्ट्स आएंगे, आपकी इंटरस्टेट सप्लाईज जो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन को आप कर रहे हो, बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, जो कि कौन सी होती है, हमने पहले पढ़ा है, डीम्ड सप्लाई जिसको बोला जाता है, ठीक है, वो वाला पॉइंट आ गया। और सप्लाईज ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल्स हो गया, तो ऑल सप्लाईज मेड बाय द टैक्सेबल पर्सन वेदर ऑन देयर ओन अकाउंट और ऑन बिहाफ ऑफ देयर पर्संस, तो उस केस के अंदर उस चीज को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो ये सब टोटल करके जो टर्नओवर निकलेगी, अगर वो 40 लाख या फिर 20 लाख या फिर 10 लाख से एक्सीड करती है रिस्पेक्टिवली, जो भी आप पे अप्लाई होता है, तो उस केस के अंदर आपके ऊपर जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आएगी। जीएसटी सिर्फ उसी अमाउंट पे लगेगा जिस पे लगना है, यानी कि टैक्सेबल के केस में मान लो यहां पर, ठीक है, जीएसटी सिर्फ उतनी अमाउंट पे ही लगेगा, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आ रही है बस। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द रजिस्ट्रेशन इज डिफरेंट, और आपकी टैक्सेबल टर्नओवर इज डिफरेंट जिसपे जीएसटी लगेगा। तो ये आपको याद रखना है। इस चीज का पार्ट क्या नहीं बनेगा, तो ये जो टर्नओवर हमने ली, तो इन टर्नओवर में अगर कोई टैक्स की अमाउंट है, यानी कि जीएसटी की अमाउंट है, तो वो उसमें अप्लाई नहीं होगी। या फिर आपकी कोई ऐसी इनवर्ड सप्लाई है जिसपे आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है, क्योंकि यार देखो, वो टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है, ठीक है, टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर तो आ जाएगा, लेकिन टर्नओवर तो आपकी नहीं है ना। इन प्योर टर्म्स वो आपकी टर्नओवर नहीं है, वो आपकी रिसिप्ट है। तो उसको भी हम कैसे ले लें? भले ही आपकी टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता, टर्नओवर तो वो किसी और की है, तो टर्नओवर में वो किसी और के ही आएगा। किसी और के किस मैनर में आएगा? यहां आएगा, एग्जेम्प्ट के अंदर आएगा, सामने वाले के। तो अगर आप कोई ऐसी सप्लाई कर रहे हो जो कि आरसीएम में टैक्सेबल है, तो वो आपके इसमें आ जाएगा, तो एग्रीगेट का पार्ट वो बनेगा, ना कि वो जो आपने रिसीव किया है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर अच्छे से याद रखना है। तो भाई देखो, प्रैक्टिकल पॉइंट जो है हमने सारे देख लिए। क्या क्या देखो, सबसे पहली चीज देखो हमने क्या देखनी थी कि कौन कौन से लोग हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिनको लाइबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए। कौन कौन हो गए हमारे पास? एग्जेम्प्ट हैं, जो लाइबल टू जीएसटी ही नहीं है, या फिर जो आरसीएम में, ऐसा आरसीएम जिसमें सामने वाले को जीएसटी पे करना है, और होली एंड एक्सक्लूसिवली वही है। मैं अगेन लिख देता हूं यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कीवर्ड, होली एंड एक्सक्लूसिवली, होली एंड एक्सक्लूसिवली, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि भाई किन किन को टर्नओवर की लिमिट चेक करे बिना कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, और उन पॉइंट्स की क्या क्या एक्सेप्शंस थी, हमने वो पॉइंट समझ लिया अच्छे से। उसके बाद हमने देखा कि भाई थ्रेशहोल्ड लिमिट का जो चेक करते हैं हम, कि भाई लिमिट क्या क्या है, उस लिमिट को किस बेसिस पे हम चेक करेंगे, क्या कंप्यूटेशन होगी, वो हमने देख लिया। तो ये तो हुआ आपका सारा का सारा आपका प्रोसीजरल पार्ट, ठीक है, सॉरी प्रोसीजरल नहीं, प्रैक्टिकल पार्ट। अब आते हैं हम थोड़े से प्रोसीजरल चीजों पे कि भाई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट कब कब है। तो भाई देखो, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे मान लो आपकी टर्नओवर एक्सीड हो गई 40 लाख, 20 लाख या 10 लाख, पहली बात। या फिर आप कोई ऐसी सप्लाई करने लगे जिसके अंदर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन चाहिए था, तो आपके ऊपर बेसिकली आइदर वे आप पे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट सर पे आ गई। तो जैसे ही वो इवेंट हुआ, जैसे ही आपके सर पे रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट आ गई, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना है। तो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा जिस दिन आप लाइबल हो गए थे, ठीक है, ये पॉइंट। अब मैं अगर बात करूं, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था गाइस, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इनके बारे में आपको मैंने क्या बताया था कि इनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, वो भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। तो बिजनेस जो रजिस्ट्रेशन पॉइंट मान लो ये है कि जब आपको बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको उससे 5 दिन पहले एटलीस्ट आपको अप्लाई कर देना है कि भाई मैं यहां पर आके ये धंधा करने वाला हूं, मुझे ये चीजें बेचनी है, तो मुझे अलाउ किया जाए। तो वहां पर आपको इस तरीके से, एक तरह से परमिशन यहां पर आपको लेनी होगी, ठीक है। तो भाई ये वाला पॉइंट हमारे पास यहां पर हो गया। तो गाइस अब हमें रजिस्ट्रेशन मिल गया।
अब प्रॉब्लम आ सकती है कि यार देयर माइट कम अ सर्कमस्टांस जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा जा सकता है या फिर आप खुद कैंसिल करवा सकते हो। तो ये दो चीज़ें हैं। तो क्या 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 हो सकता है कि या तो जो सामने से डिपार्टमेंट है वो बोले कि यार तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, या फिर तुम बोल रहे हो कि भाई कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसकी वजह से अब नो लॉन्गर आई एम इन बिजनेस और मुझे वो कैंसिल करवाना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन मेरा बंद कर दो, ठीक है, ताकि फालतू में मुझे तुम ये ना बोलते रहो कि यार ये करो वो करो, तो उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हो आप जीएसटी से बेसिकली, ठीक है। तो कैंसिलेशन की अगर मैं बात करूं तो ब्रॉडली अगर मैं बताऊं कि कैसी कैसी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि यार आपका ना जो बिजनेस था, आपने रजिस्ट्रेशन लिया, आपका जो प्लेस ऑफ बिजनेस था वो कुछ था ही नहीं, ठीक है, आपके इनवॉइसेस भी कोई रेज नहीं कर रहे थे, आपका एक तरह से बेसिकली आपने एक डमी बिजनेस खोला था सिर्फ और सिर्फ जीएसटी का, आईटीसी का फायदा उठाने के लिए या फ्रॉड करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। या फिर कोई आपने वायलेशन कर दिया किसी प्रोविजन का, स्पेसिफिक प्रोविजन का आपने कोई वायलेशन कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए था आपको, ठीक है। उसके बाद आता है कि रिटर्न्स जो फाइल करनी थी, मान लो वो रिटर्न्स जिस टाइम पे फाइल करनी थी वो आपने फाइल नहीं करी। तो अगर मैं बात करूं उसके अंदर आपसे, तो अगर मैं बात करूं नॉर्मल स्कीम के अंदर बात करें तो भाई आपने 6 महीने तक जो मंथली रिटर्न फाइल करनी होती है वो आपने 6 महीने तक फाइल नहीं करी, ठीक है। या फिर अगर आपने QRMP लिया हुआ था तो आपने 2 टैक्स पीरियड यानी कि 2 क्वार्टर तक आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, ठीक है। या फिर अगर आपका कॉम्पोजिशन लेवी था और आपने 3 महीने तक उस चीज़ को रिटर्न से 3 महीने का डिले है आपके रिटर्न में, ये सब चीज़ें, तो इन सब केसेस के अंदर आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। या फिर मान लो आपको क्या हुआ, कैंसिलेशन किया गया रिटर्न का, ठीक है, रिटर्न का कैंसिलेशन हुआ था, कैंसिलेशन के बाद आपने उसको रिवोक कराया था, और एक कंडीशन ये होती है कि जब कैंसिलेशन के बाद आप रिवोक कराते हो तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको एक रिटर्न फाइल करनी होती है, उस कैंसिलेशन से रिवोकेशन के पीरियड तक का लेखा जोखा आपको बेसिकली गवर्नमेंट को देना होता है। तो वो आपने टाइम से नहीं दिया तो अगेन आप कैंसिलेशन वाली चीज़ के अंदर आ जाओगे। या फिर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, या फिर आपने ये तो रिटर्न्स की बात हुई, अब आपने रजिस्ट्रेशन लिया लेकिन 6 महीने तक आपने कुछ काम ही नहीं किया, तो काय बात कर रजिस्ट्रेशन लेके बैठे हो भाई, तो उस केस पे आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा जा सकता है। या फिर आप कोई फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी कर रहे थे, तो इन सब केसेस में देखो, इन सब केसेस में आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। तो भाई कैंसिल होगा तो क्या होगा, पहली बात तो ऐसा कुछ भी हुआ जो इन सब चीज़ों में से ऐसा कुछ भी हुआ तो डिपार्टमेंट आपको एक शो कॉज नोटिस भेजेगा, ठीक है, शो कॉज नोटिस कि भाई हमें बताओ कि ये क्यों हुआ है। आपके पास रीजन भी हो सकता है, रीजनेबल एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है, तो वो आपको एक्सप्लेनेशन देनी होगी 7 डेज के अंदर अंदर, ठीक है, 7 डेज के अंदर अंदर। ये एक आपके लिए ग्रीन पीरियड है जहां पर आप अपने लिए बहुत अच्छा कर सकते हो। कैसे, उन 7 दिनों में एक सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई देकर कि भाई ये रीजंस थे जिनकी वजह से मैं ये चीज़ें अच्छे से नहीं कर पाया, या फिर जो शॉर्टकमिंग्स उस शो को नोटिस में दी हुई थी, जैसे कि आपने रिटर्न टाइम से फाइल नहीं की हुई थी मान लो, और आपने वो रिटर्न फाइल कर दी, आपने सारी पेंडिंग रिटर्न्स फाइल कर दी, जो लेट फीस बनती थी वो दे दी, सारा फाइन दे दिया, सब कुछ दे दिया, यानी कि जो इस गलती के लिए आपको सजा दी जा रही थी आपने वो गलती की भरपाई कर दी है। तो अगर ऐसा कर दिया तो इन दोनों केसेस में कि रिप्लाई दिया सेटिस्फैक्ट्री था, या फिर जो कमियां थी वो पूरी कर दी, तो आपका कैंसिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली इन केसेस में आप कंटिन्यू कर सकते हो। बट इन 7 दिनों में से इन दोनों में से कुछ भी नहीं हो पाया तो उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, अब मुझे ये बताओ कि वो जो कैंसिल कर दिया गया, क्या ये चीज फाइनल है कि कर दिया तो कर दिया, बात खत्म? नहीं, आप उसके बाद भी अप्लाई कर सकते हो। 90 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट को जाके बोल सकते हो, 90 डेज के अंदर अंदर, कि भाई ये गलतियां थी, ये प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया टाइम से, देयर वाज सफिशिएंट रीजंस, तो प्लीज उसको दोबारा से रिवोक किया जाए। एंड 90 डेज फाइनल नहीं है, अगर ऊपर के ऑफिसर चाहे तो आपको और 90 डेज भी मिल सकते हैं, यानी मैक्सिमम आपके पास 180 डेज हो सकते हैं जिसके अंदर आप रेवोकेशन के लिए अप्लाई
कर सकते हो। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है वो रिवोक हो जाएगा। तो ये थी देखो पूरे चैप्टर की कहानी, ठीक है। तो कैसे शुरू हुई हमारी, सबसे पहली चीज़ हमने देखी इस चैप्टर में एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी का मतलब है कि भाई किस किस को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ सकता है कंपल्सरीली थ्रेशोल्ड लिमिट की वजह से, या किस किस को नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद हमारी गाड़ी आगे बढ़ी और हमने फिर रजिस्ट्रेशन लिया। रजिस्ट्रेशन कितने टाइम में लेना था, CTP NRTP वो सब हमने देखा। अब रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो भाई कोई ना कोई हमने गलतियां करी जिसकी वजह से कैंसलेशन हुआ, तो वो प्रॉब्लम्स भी आई। उसके बाद कैंसलेशन अगर हमें सही नहीं लगा और हमें कंटिन्यू करना है बिजनेस, तो हमने कैंसलेशन को रिवोक भी करवाया। तो भाई ये है पूरे के पूरे इस चैप्टर की एक तरह से टाइमलाइन और कंप्लीट स्टोरी, जिसके अराउंड हमने सारे के सारे रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं। अब अगर आप चैप्टर को हल्का सा रीड करेंगे, पढ़ेंगे, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी और इसके बाद आप क्वेश्चंस करना, हर क्वेश्चन आपका अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।